नमस्कार, मैं चेनाराम महला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डी डोना से। तुलनात्मक शासन व राजनीति BA द्वितीय वर्ष में आज हम लॉर्ड सभा के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, जो वहाँ की पार्लियामेंट की जो दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो लॉर्ड सभा जो दूसरा सदन है उसके बारे में, उसके संगठन के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में पूर्व की वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। आज उसके महत्व के बारे में, जो दूसरा सदन है वहाँ पे क्या उसकी उपयोगिता है और क्या हमें उसमें कमियां नज़र आती है, क्या वास्तव में वो ज़रूरत है वहाँ पे, उसकी कुछ उपयोगिता है अथवा मात्र कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए उसकी स्थापना की गई है और उसे बनाए रखा गया है। तो लॉर्ड सभा का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले लॉर्ड सभा की आलोचना देखते हैं, क्या उसमें कमियां है, क्यों उसकी आलोचना की जाती रही है। कुछ विद्वानों का मत है कि लॉर्ड सभा निरर्थक है, इसकी निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है। तो परीक्षा में अगर ये प्रश्न आए कि लॉर्ड सभा की उपयोगिता आपको किस प्रकार नज़र आती है, तो हमें उसका उपयोगी वाला पक्ष क्या उसमें प्लस और उसकी जो आलोचना क्या उसमें हमें माइनस नज़र आता है, तो दोनों बताने होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी आलोचना। प्रथम, ये जो लॉर्ड सभा है वो अप्रजातांत्रिक संगठन है। लॉर्ड सभा का संगठन अप्रजातांत्रिक है, इसके अधिकांश सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जबकि होना यह चाहिए लोकतंत्र में कि चुने हुए सदस्य जो है, जनता द्वारा जो चुने हुए लोग हैं वो शासन में, संसद में बैठना चाहिए, शासन में उन्हीं की हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लॉर्ड सभा है उसमें अधिकतर सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। वे किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते और न ही किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी दल का सदस्य न होने के कारण उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण भी नहीं रहता। लॉर्ड सभा को इस कारण अप्रजातांत्रिक कहते हैं क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं रहता। ऑगस्टाइन ब्रिटेल कहते हैं कि लॉर्ड सभा अपने अतिरिक्त किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो जब हम इसके संगठन के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि उसमें अधिकतर जो धार्मिक लोग हैं वो और आनुवंशिक लोग हैं जो पूर्व से चले आ रहे हैं, पीयर्स, वही कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को वहाँ पे प्रतिनिधित्व मिलता जा रहा है। तो पूर्णतः अप्रजातांत्रिक संगठन ये है। दूसरी इसकी कमी की बात करें तो धनिक वर्ग का ये गढ़ है। लॉर्ड सभा जो है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों, कंपनियों के संचालकों और व्यापारियों की सभा है। ये व्यक्ति निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति होते हैं। रेमजे म्योर जो वहाँ के ब्रिटेन के राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कहते हैं कि लॉर्ड सभा धनिकों का सामान्य वर्ग है। तो धनिकों का इसके एक वर्ग हम इसे मान सकते हैं, तो धनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरी जो कमी इसमें हमें नज़र आती है वो है सदस्यों की उदासीनता। लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य अपने कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें अपने कार्य में कोई रुचि नहीं होती। अनेक सदस्य ऐसे होते हैं जो लॉर्ड सभा में बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं अथवा वह अनुपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे जो अनुपस्थित रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी संख्या की गणपूर्ति जो है वो केवल 30 रखी गई है, जो कोरम है वो 30 रखा गया। अनेक पीयर ऐसे हैं जिन्हें सदन के कर्मचारी पहचानते तक नहीं है। तो ऊपर जो बात आई कि इसमें किसी दल का सदस्य न होने के कारण उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। वो दल से जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए शासन में उनकी भागीदारी नहीं होती है। मात्र वो एक प्रकार से वो जगह जो है उसको फिलअप कर रहे हैं, वहाँ पे जगह को रोके रखने का काम वो कर रहे हैं। तो उनकी उदासीनता जो है वो देश के लिए और सदन के लिए नुकसानदायक होती। और इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद केवल 30 जो है उसका कोरम रखा गया है। इसका मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो मात्र वहाँ पे अपनी अपनी जो
जगह है उसको बरकरार रख रहे हैं, बाकी उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। चौथा देखें हम, प्रगतिशील कानूनों में बाधक। लोकसभा का पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है कि इसने जनता के अधिकारों की मांग को आघात पहुंचाया है। चैम्बरलेन ने एक बार कहा था, लोकसभा ने जनता को अनेक सुविधाएं तब तक प्राप्त नहीं होने दी जब तक कि उनका सौंदर्य नष्ट नहीं किया गया, और अधिकारों को उस समय तक दबाए रखा जब तक वे बलपूर्वक छीने नहीं गए। तो ये रूढ़िवादी जो है, परंपरागत जो लोग हैं, जो सालों से वहाँ पे शासन में जिनकी हिस्सेदारी रही है, वो जब ब्रिटेन में डेमोक्रेसी आई तो उन लोगों ने अपने आप को कि हम कहाँ फिट हो सकते हैं, तो उन्होंने वो जो है लोकसभा उसको सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना, और उसमें वो लगातार बने हुए हैं। और जब भी जनहित की बात होती है, कोई कानून बनाने की बात होती है, तो वहाँ पे आम जनता के हित का कोई काम हो तो उसमें ये रोड़े अटकाने का काम वो करते हैं। तो प्रगतिशील कानूनों में वो बाधा बनते हैं। पांचवा देखें तो शक्तिहीन सदन। सन 1911 और 1949 में पारित संसदीय अधिनियम के पश्चात लोकसभा जो है वो शक्तिहीन हो गई। अब उसके पास धन विधेयकों को अपने पास 1 माह तक रोकने का और साधारण विधेयकों को 1 वर्ष तक रोकने का उसके पास अधिकार है। इसलिए इसे शक्तिहीन सदन की संज्ञा दी गई। तो मात्र धन विधेयक को 1 महीने तक और साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक रोकने का काम वो कर सकते, इसीलिए इसे शक्तिहीन सदन की संज्ञा दी गई। जैसे भारत की राज्यसभा की बात करें तो धन विधेयक को मात्र वो 14 दिन तक रोक सकती है और साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है। लेकिन यह है कि साधारण विधेयक में 6 माह तक अगर वो पास नहीं हो तो उसके बाद में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, इसलिए इसे शक्तिहीन सदन की संज्ञा दी गई। यहाँ ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत का जो द्वितीय सदन है उसमें और जो ब्रिटेन का जो लोकसभा है उन दोनों में क्या अंतर हमें नजर आता है। तो शक्तिहीन सदन इसे हम कह सकते हैं। तो ये थे इसकी कमियां, आलोचना जिनको हम कहें। अब देखते हैं उसकी क्या उपयोगिता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में लोकसभा की उपयोगिता को निम्न शीर्षकों के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो भले ही हमें बहुत सारी कमियां नज़र आई, पर इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये लगातार ब्रिटेन में और दुनिया के सभी प्रमुख जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें हम देखते हैं कि द्विसदनीय जो व्यवस्था है वो लगातार कायम रही है। तो क्या उसके कारण है, ब्रिटेन की जो लोकसभा है उसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो है वो है कि कॉमन सभा की निरंकुशता पर नियंत्रण। अगर एक ही सदन हो तो उसकी निरंकुशता बढ़ जाती है, तो उस पर नियंत्रण करने का काम जो है वो दूसरा सदन कर रहा है। प्रजातंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यवस्थापिका पर किसी एक संस्था का एकाधिकार न हो पाए, वह मनमाने ढंग से या निरंकुश होकर कार्य न करे। अतः प्रथम सदन की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए द्वितीय सदन आवश्यक। वास्तव में ब्रिटेन की लोकसभा इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो ये तर्क हम ब्रिटेन के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में या अमेरिका के संदर्भ में, वहाँ पे जहाँ सीनेट और प्रतिनिधि सभा है वहाँ के लिए भी हम दे सकते हैं कि एक सदन की निरंकुशता को खत्म करने का काम जो है वो करती है दूसरा सदन। दूसरी देखें इसकी उपयोगिता, तो वो है प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था। आज विश्व के अधिकांश प्रजातांत्रिक देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, तो उन्हीं का अनुसरण या उसी व्यवस्था को कायम रखने के लिए यही कारण है कि ब्रिटेन में लोकसभा को बनाए रखने की आवश्यकता अनुभव की जाती रही। तो इसे प्रजातंत्र का एक प्रतीक माना गया है कि 2 सदनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। तो वही व्यवस्था राज्यों का प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए जिस प्रकार संघात्मक व्यवस्था में है, तो उसी को यहाँ पे बरकरार रखा गया है। तीसरा देखें, विधेयकों पर पुनर्विचार। लोकसभा कॉमन सभा के पश्चात पारित विधेयकों पर पुनर्विचार करती है। ऐसा किए जाने के पीछे कारण यह है कि कॉमन सभा के पास में काम अधिक रहता है और समय कम। तो ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून बन जाए जो कि आगे चल करके बहुत ज़्यादा नुकसान
करें तो उसको एक समय मिल जाता है, उसमें उनको सोचने के लिए एक समय मिल जाता है। जब वो उसे लोकसभा में भेजते हैं तो वहाँ पे जो इनको 1 वर्ष का समय मिलता है, अगर उस दौरान 1 वर्ष में वो पारित नहीं होता है तो वो जो दूसरा सदन है कॉमन सभा, वो सोचते हैं कि ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं कमियां रही होगी, इसी वजह से 1 साल का जो समय उन्होंने लिया है और उन्होंने उसे पारित नहीं किया। तो कई बार जब कॉमन सभा का कार्यकाल ख़त्म होने वाला हो और वो कोई जल्दबाजी में कानून बनाए अपने फ़ायदे के लिए, तो जो 1 वर्ष का ये समय है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए ये जो विधेयकों पर पुनर्विचार का एक मौका मिलता है तो उसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी निकल के सामने आ सकती। चौथा देखें तो उच्च स्तरीय वाद विवाद। इसमें उच्च स्तरीय वाद विवाद होता है और उसमें से बहुत सारी अच्छी बातें निकल के सामने आती है। लोकसभा में उच्च स्तरीय विचार विमर्श किया जाता है। इसका कारण यह है कि इस सभा के लिए जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वे योग्य तथा विद्वान व्यक्ति होते हैं। तो अधिकांश लोग तो जहाँ इसमें जो है वो बिशप या धार्मिक लोग होते हैं, आनुवंशिक लोग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सरकार मनोनीत करती है, तो वो जो है वो उच्च योग्यताधारी होते हैं, तो विद्वान होते हैं, योग्य होते हैं। तो वो जो लोकसभा की बैठकों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को राजनीति में विशेष रुचि होती है, वही 30 जो संख्या बताई है उसमें वही आते हैं। उनको जिस विषय पर बोलना होता है वह उस विषय पर पूरी तैयारी करके बोलते हैं। इसी कारण वे अपने प्रमाणिक तर्क प्रस्तुत करते हैं और इस सभा के सदस्य प्रशासक, राजदूत, व्यापारी, मंत्री तथा किसी विशेष क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे जो प्रशासक रहे हुए हों, राजदूत रहे हुए हो, व्यापारी या मंत्री या कोई अनुभवी व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र, इस तथ्य को फाइनर जो है विचारक वहाँ के, उन्होंने अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है कि लोकसभा सार्वजनिक वाद विवाद के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है। तो इस सदन को विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक माना गया। ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने इसके लिए कह दी। तो उसमें जो मेंबर होते हैं, जो मनोनीत मेंबर हैं, वो बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति होते हैं और वो जो तर्क प्रस्तुत करते हैं, वो जो वाद विवाद करते हैं, तो उसका सरकारों पे भी असर पड़ता है। तो ये इसका एक पॉजिटिव हम बात इसको मान सकते हैं। 5वां देखें, कॉमन सभा के कार्यभार को कम करना। जो कॉमन सभा के पास काम की अधिकता होती है तो कई बार ऐसा होता है कि उनके लिए सारे काम जो है अकेले करना संभव नहीं होता। तो वो ऐसे कामों को वो जो है जो प्रदत्त व्यवस्थापन का नाम हम सुनते हैं, तो उसके तहत दूसरे सदन को दिया जा सकता है। वर्तमान समय में कॉमन सभा का कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया, इसी कारण अकेले कॉमन सभा के लिए समस्त कार्य करना संभव नहीं होता। प्रतिवर्ष अनेक ऐसे विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं जिनके विधान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ ऐसे विधेयक भी होते हैं जो लोकसभा में विरोधी दलों के लिए किसी प्रकार की चुनौती नहीं होती। लोकसभा में ऐसे विधेयकों को आसानी से पारित किया जा सकता। स्पष्ट है कि लोकसभा के कारण कॉमन सभा का बहुमूल्य समय जो है वो बच जाता। तो वहाँ कोई वाद विवाद सार्थक वाद विवाद तो होगा, लेकिन दलीय प्रतिबद्धता वाली बात नहीं होती कि केवल इस आधार पे ही विरोध करेंगे क्योंकि ये दूसरे दल वाले इसको प्रस्ताव को लेके आया है, चाहे वो कितना ही महत्वपूर्ण राष्ट्र के लिए क्यों न हो। तो दलीय प्रतिबद्धता वहाँ पे उस सदन में कम होने के कारण कह सकते हैं कि अनावश्यक बातें जो है वो अनावश्यक वाद विवाद वहाँ पे नहीं होता, केवल सार्थक चर्चा होती है। तो ये इसमें फायदा है कॉमन सभा के कार्यभार को कम करना। 6ठा देखें तो वह है व्यापक प्रतिनिधित्व। लोकसभा में जिन सदस्यों का चयन किया जाता है वे ख्याति प्राप्त राजनीतिज्ञ, व्यापारी, वकील, न्यायवेत्ता, समाजसेवी, धर्माधिकारी आदि होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी अपनी सेवाओं से देश को विशिष्ट लाभ पहुंचाते हैं। यही कारण है कि लोकसभा को योग्यता का भंडार कहा जाता है। तो लोकसभा के लिए योग्यता का भंडार जैसा शब्द, लोकसभा के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थल जो है सार्वजनिक वाद विवाद के, ये ऐसे शब्द जो है वो आगे चल करके जो कंपटीशन आता है उसमें जो है वैसे वहाँ पर्सन ऐसे पूछे जाते हैं किस सदन के लिए ये शब्द काम में लिया गया। तो हमें यह ध्यान रखना कि लोकसभा को योग्यता का भंडार
कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे सदस्यों को चयन किया जाता है, उनका मनोनीत उनको किया जाता है। सातवां देखें तो जनमत को प्रभावित करना। लोकसभा गंभीर विषयों पर निष्पक्ष होकर विचार करती है, इसके फलस्वरूप जनमत प्रभावित होता है। तो गंभीर विषयों पर निष्पक्ष होकर विचार व्यक्त करती है और उससे जनमत निश्चित ही प्रभावित होता है। आठवां देखें तो ब्रिटिश परंपराओं के अनुकूल है। तो जैसे ब्रिटेन जो है वो एक परंपरागत राष्ट्र है, वहाँ के संविधान विकसित संविधान है जो परंपराओं से ही बना है। तो उस राष्ट्र में वहाँ पे आज भी हम देखते हैं तो वहाँ पे जो है वहाँ का सम्राट जो है वो पद उन्होंने अभी भी बरकरार रखा है। तो मतलब ब्रिटेन जो है एक रूढ़िवादी देश है, तो ब्रिटिश परंपराओं के ये अनुकूल हम इसे मान सकते हैं। लोकसभा ब्रिटिश रूढ़िवादी प्रवृत्ति की परिचायक है। ब्रिटिश जनता परंपरागत संस्थाओं के प्रति आस्था रखती है और इसी कारण वहाँ की जनता लोकसभा को बनाए रखने के पक्ष में है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगला देखें तो स्वतंत्रता पूर्वक विचार प्रकट करना। लोकसभा के सदस्य किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होते और उन पर किसी दल का अंकुश नहीं रहता, अतः वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार प्रकट कर सकते। तो दलीय प्रतिबद्धताओं से वो अलग होते हैं, इसीलिए वो खुलकर के अपनी बात कह सकते हैं जो कि राष्ट्र के लिए फायदेमंद हो सकते। तो स्वतंत्रता पूर्वक विचार प्रकट करना। और अंतिम देखें हम तो वो है विधेयक पास कराने में विलंब करना। लोकसभा विलंबकारी सदन के रूप में विख्यात है। राजनीतिज्ञों को ये विश्वास है कि द्वितीय सदन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह किसी विधेयक को पारित होने में विलंब कर सके, और ऐसा इसलिए कि कोई सदन जल्दबाजी में कोई विधेयक पास न कर दे। तो जल्दबाजी में अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसे नुकसान हो सकता है आगे चल करके, तो उनको एक सोचने का समय जो है वो देने का काम करता है दूसरा सदन। सेलिसबरी का कथन है कि लोकसभा द्वारा विलंब से विधेयक पारित कराने में सदस्यों को किसी विधेयक पर ठंडे दिल और मस्तिष्क से सोचने का समय मिल सकेगा। तो विधेयक पास कराने में विलंब से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के लिए जो कानून बनना है उसमें फायदा होता है। तो विलंबकारी सदन के रूप में, स्वतंत्रतापूर्वक विचार प्रकट करने के रूप में, ब्रिटिश परंपराओं के अनुकूल उच्च स्तरीय वाद विवाद, कॉमन सभा के कार्यभार को कम करना, व्यापक प्रतिनिधित्व, जनमत को प्रभावित करना, कॉमन सभा की निरंकुशता पर नियंत्रण करना, प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अनुकूल और विधेयकों पर पुनर्विचार करने का एक मौका। तो यह है लोकसभा की उपयोगिता। और प्रगतिशील कानून में बाधा, शक्तिहीन सदन, अप्रजातांत्रिक धनिक वर्ग का गढ़ और सदस्यों की उदासीनता, यह थी लोकसभा की आलोचना। तो यह लोकसभा का महत्व, जिसके अंतर्गत हमने आज लोकसभा की आलोचनाओं के बारे में पढ़ा, क्या उसकी कमियां हमें नजर आती हैं और क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं। तो इस पर बड़ा प्रश्न जब एग्जाम में आता है, लोकसभा का उसकी शक्तियाँ बताते हुए उपयोगिता के बारे में या उनका महत्व बताइए, तब हमें ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती है। धन्यवाद।